संसदीय क्षेत्र 4 नंबर के परसा के माननीय आदरणीय लक्ष्मणलाल कर्ण जी स्वागत करेगा। हार्दिक अनुरोध करता हूँ, कृपया करके उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव जिंदाबाद। वैसे आज का निगरानी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि का आसन ग्रहण करते हुए खतरा माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी के मंच पे आज के कार्यक्रम में आज मंच पर संपूर्ण शिक्षक किसान सब लोग में शुभ स्वागतम। खतरा में बा रौरा जौन आज प्रतिनिधि सभा और जिला के सभी हम ही कहे के चाहे देश अभी जौन केपी ओली कहता रहन कि 17 गते के 27 गते के चुनाव बा उनकर झूठी आश्वासन देश के गुमराह करके मधेश के केपी ओली नशोबाजी जौन बन और आज विरोध सभा में शहीद प्रति माल्यार्पण कर दो खतरा। आज माल्यार्पण करते हुए मोमबत्ती जला के कार्यक्रम का उद्घाटन कर दो खतरा। आज करने के प्रमुख अतिथि स्वर्गीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री उपेंद्र यादव जी, लाल बाबू राउत जी, संघीय सांसद हरिनारायण जी, संघीय सांसद रामबाबू। धन्यवाद। के सभा वास्तव में कथिल है। जाड़ के समय कुहा के समय में भी हमने के इस सभा करे के कोनो लहर ना रहे। पार्टी ऐसे निर्णय कैलक कि देश में बहुत बड़ा लोकतंत्र, गणतंत्र और संघीयता के ऊपर प्रहार भइल बा। प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के नीच के संघीयता के खत्म करेला, गणतंत्र के खत्म करेला और अधिनायकवाद लाना एगो बहुत बड़ा षड्यंत्र बनवा। वही है इस सभा यहाँ के यह सभा के आयोजना भइल बा। आज हमने के यहाँ प्रेम लोग बनी और ये प्रेम लेके इतना छोटा छोटा सभा हर एक जिला में कई जाता पार्टी के तरफ से, लेकिन आने वाला दिन में हमने के संघीयता बचाव है, गणतंत्र की रक्षा करेला है। हमने के एक जन काल 62-63-72 में आंदोलन के निशान उससे बड़ा भी आंदोलन करके हमने के देखा होके पड़ी। आज प्रधानमंत्री जी धारा 76 और एक अनुसार देश के प्रधानमंत्री बराबर, लेकिन हम तो खैर LLB के विद्यार्थी ना ही, कोई वकील ना ही जो कोई व्याख्या करे, लेकिन और 5 क्लास के बच्चे के भी उस संविधान पढ़ाओ लो कि धारा 76(1) में क्या लिखल बा, तो वो कही कि प्रधानमंत्री के कदम और संवैधानिक बात गैर लोकतांत्रिक बारे। हमने देखा विद्यार्थी नहीं थे LLB के ऐसा कदम प्रधानमंत्री जी चल रहा। और आज प्रधानमंत्री जी जोर लगाता है, अदालत के धमकी देता है, नागरिक समाज, देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश, वकील लोग, देश के अगुआ लोग, सामाजिक अभियंता लोग जब विरोध करता है कि गैर लोकतांत्रिक कदम बा, संवैधानिक कदम बा, तो उनका धमकी देता है। वारे देश, वारे लोकतंत्र, वारे गणतंत्र। यही लोग मर के जान के आहुति देके गणतंत्र ले आई, लोकतंत्र ले आई और संघीयता ले आई। ऐसे ही प्रधानमंत्री के जब कदम बा
उस कदम के हमने के विरोध करना पड़ी और यही जान से मदद से जब सिंहा होला सिंहा फूक के और प्रतिगमन के भगाव के पड़ी और गणतंत्र संहिता के रक्षा करे के पड़ी। न तो इस देश में जरा था यहाँ के मधेसी तमश्री यमुआन खुमुआन तमुआन जनजाति जरा था लड़ के संविधान ले आए। इस संविधान क्या बोला संहिता ले आए, इस संहिता बच न सकी। वास्तव में यह बहुत किसी को बात किया होता कि जसपा के लोग तो संविधान के विरोधी है, पक्षधर बात करता। अरे जसपा के लोग संविधान के विरोधी हो, संविधान के गड़बड़ी के विरोधी हो, लेकिन संविधान के अच्छा चीज के फेंके देखे जाए सेफ्टी करके ताकि कलम में जसपा लड़ेगा अभियान के लिए। आज गणतंत्र आयु या माननीय उपेंद्र यादव जी के रणनीति अनुसार उनका आंदोलन के तहत देश में संहिता आई, सरकार संहिता के जसपा छोड़ दी, निश्चित रूप में जसपा ना छोड़ी। आज बहुत किस्म के बात आया था कि जसपा तो चुनाव से डरा था। अरे भाई जसपा चुनाव से डरा नहीं थे, लेकिन जसपा समझ बात के नीति में के आगे बढ़ा हुआ। अगर चुनाव में गए से देश के संहिता गणतंत्र के क्या रक्षा होकर सकी, जसपा चुनाव से लेकर डरा, लेकिन गणतंत्र के और संहिता के रक्षा करेगा ये आंदोलन के थाल के लिए जसपा। ऐसे जौन प्रकार के षड्यंत्र, जौन प्रकार के लोग विभिन्न लोग हमने मधेसी का डाइवर्ट करेंगे एगो और तो संविधान के पक्ष में संविधान के विरोधी लोग संविधान के कभी पक्ष में वकालत करता। ऐसे हमने के अच्छा चीज के वकालत करते नहीं सर, बुरा चीज का हमने के विरोध करता नहीं सर, वो चीज में हमने के आगे बढ़ के जसपा आगे बढ़ रहा बा। 5 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा जब संघीय संसद को विघटन किया गया, विघटन कर जो असंवैधानिक अप्रजातांत्रिक और प्रतिगमनकारी कदम उठाया गया उनके द्वारा, तो जनता समाजवादी पार्टी तत्क्षण एक मिनट भी विलंब नहीं करते हुए तत्क्षण यह निर्णय लिया कि हमें इसके विरुद्ध सशक्त संघर्ष में जाना है। क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी को यह लग गया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कदम उठाया गया है, इसमें कहीं न कहीं जो हमारी आत्मा संघीयता है, हमारी आत्मा लोकतंत्र है, हमारी आत्मा गणतंत्र है, उससे कहीं न कहीं यह खतरा है। तो जनता समाजवादी पार्टी का अपना एक जो चरित्र रहा है संघर्ष का, लड़ाई का, उसी के तहत जनता समाजवादी पार्टी ने संघर्ष का निर्णय लिया और संघर्ष के प्रथम चरण के संघर्ष के विभिन्न जिला के और काठमांडू लगाए विभिन्न जिला के संघर्ष के कार्यक्रम के बाद फिर दूसरे चरण का समाप्त, उसके बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम का निर्णय लिया गया और दूसरे चरण के कार्यक्रम के आज दूसरे रोज वीरगंज, जनकपुर और नेपालगंज का यह सभा विरोध सभा हो रहा है। हमें आज सचेत होना है किस विषय को लेकर के कि हमारी जो संघीयता है वह समाप्त नहीं हो, लोकतंत्र समाप्त नहीं हो, गणतंत्र समाप्त नहीं हो और हम अपने संघर्ष के बदौलत पहले भी संघीयता, लोकतंत्र और गणतंत्र लाए थे और आज उसे फिर खतरा है। तो फिर हमें हमारे जसपा के द्वारा आगाह करने के लिए यह सारा कार्यक्रम रखा गया है कि हम फिर संघर्ष के लिए तैयार रहें। अभी अभी हमारे माननीय संसद जी कहे कि जो लोग कहते हैं कि जसपा चुनाव से डरती है, जसपा चुनाव से नहीं डरती है। जसपा जिस रोज राजपा और संयुक्त मधेसी जन अधिकार फोरम अलग अलग थी, उस समय भी तो यहाँ इसी परसा के 4 क्षेत्र में 4 के चारों सीट जीत के दिखा दिया है। आज तो
दोनों पार्टी का एकीकरण हो चुका है। यहाँ से बाकी किसी का कुछ आने वाले आगामी चुनाव में नहीं है। इसीलिए जसपा चुनाव से नहीं डरती है। जसपा अपना धर्म और अपना कर्म निर्वाह करती है कि संघीयता है तब ये यहाँ पर सभी कुछ है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, सब तभी है हम अपनी सभा कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और सभी कुछ कर रहे हैं। यह नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। 40 साल से पहले का अवस्था को थोड़ा हम लोग अंदाज कर दें। इसीलिए हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और संघीयता, गणतंत्र और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए हम अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाए हुए हैं। मित्रों, 72 साल में जब वर्तमान संविधान का घोषणा किया जा रहा था, घोषणा का दिन था, तो हमें लगता है आपके इस पूरे वीरगंज बाजार में या पड़ोस के रक्सौल बाजार में कहीं भी काला कपड़ा नहीं मिल रहा था। लोग अपने घर से तरकारी किनने के लिए निकले थे, लेकिन उस तरकारी के पैसे को काला कपड़ा कीन करके 10 जगह 10 चौक पे 10 घर पे काला कपड़ा लगा दिया। क्योंकि उस रोज पूरे सभी दल पूरे मधेश में काला दिवस मनाया गया था। आपके इसी वीरगंज में उस रोज धर्मेंद्र पटेल जी का शहादत हुआ था। आपके इसी वीरगंज से 5-7 आदमी घायल होकर के हेलीकॉप्टर से काठमांडू गए थे। उस रोज राष्ट्रपति घेराव का कार्यक्रम, हम लोगों का कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम था। हम लोग उस घेराव के कार्यक्रम से लौट रहे थे तो वीर अस्पताल में हम लोग जा रहे थे कि जो वीर अस्पताल में परसा जिला से वीरगंज से जो घायल लोग आए हैं उनको देखने जाते हैं। वह दिन आज भी हमें याद है कि 50 मोटरसाइकिल का झुंड, 100 मोटरसाइकिल का झुंड सिर्फ एक ही नारा देता था, केपी ओली जिंदाबाद, और दूसरा नारा था मधेसिया मुर्दाबाद। और यह अवस्था थी कि हम लोग वीर अस्पताल से अपने अपने घर में, अपने अपने डेरा में नहीं पहुंच सके। अंतोगत्वा हम लोगों को सुंधारा में ही रह जाना पड़ा। यह अवस्था था कि कहीं हमें मधेसिया का चेहरा देख करके, फेस देख करके हम लोग पिटा न जाए। इसीलिए हम लोग निर्णय किए। उसमें से हमारे कई साथी यहाँ पर श्री पटेल लगाए के साथी लोग आज भी यहीं पर उपस्थित हैं। हम लोग निर्णय लिए कि घर जाना खतरा है, इसीलिए रात को यही सुंधारे में किसी होटल में रह लेना है। तो उस रोज का जो संविधान का जो घोषणा हो रहा था, वह संविधान हमें उस रोज भी मान्य नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पटेल लगायत यहाँ बहुत से मधेसियों के शहीद से के खून से लथपथ वह संविधान था। तो वह संविधान हमें उस रोज भी संविधान स्वीकार्य नहीं था। क्यों स्वीकार्य नहीं था? तो इसलिए स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वह संविधान में मधेसी का हक और अधिकार सुनिश्चित नहीं था। उस संविधान में पहाड़ के आदिवासी और जनजातियों का अधिकार का सुनिश्चित नहीं था। उस संविधान में थारू का अधिकार का सुनिश्चितता नहीं थी। उस संविधान में मुस्लिम, दलित, महिला किसी के अधिकार की सुनिश्चितता नहीं थी। इसीलिए हमें वह संविधान उस वक्त भी स्वीकार्य नहीं था और वह संविधान हमें आज भी स्वीकार्य नहीं है। तब वे बात के दोहराएं ना, बात एक को बाजे को तनासा जन्म ले ले। संविधान हमनी के जरौनी तो हमनी के गोली मार दे। याद वही हुआ ये भी में कितना लोग गोली चाहिए। हमनी के इतने कहत रहनी, विरोध करत रहनी, ये नेशनल ट्रेडिंग अरुआ बगल में बा। जब परसा जिला के सारा लोग उलट के आए, संविधान जलावे जो हमार हक का है छीन लेने, मधेसी, जनजाति, महिला, दलित के अधिकार काहे छीन ली, हमार अधिकार काहे ना लिख ली, सामने के गोली चला कर हुआ दला। आज ओली भी ये संविधान फाड़ दे, उनका क्या होगा क्या दंड बताई। ओली जी संविधान फाड़ देले, तनका अधिकार मिलल रहे। संघीयता बहुत दिन से खिलाफ नहीं सन, संघीयता मिल गई।
जे आज मधेसी लोग मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री की बगल में बैठल बात कि ओकरा देखे तोहार तो संविधाने फाड़ दिलक, छेद कर दिलक, संविधान में छेद कर। हमरा आज से 4 दिन पहले एगो धनकुट्टा के आदमी फोन कैल, माननीय जी केपी ओली ले संविधान पढ़ दे ना। हम कहीं से खूब पढ़ता, जब मधेसी लाई अधिकार बिनु पढ़ने दियो, जनजाति लाई, महिला लाई, दलित लाई, मुस्लिम लाई, दिन रात संविधान पढ़ते। अब तो आप ही प्रधानमंत्री हो तो किन संविधान पढ़ने पड़े हो, किन इसको ओली काका ले घर था। हमने कहा तुम अपने ओली काका से पूछो का है इधर। 2 दिन के बाद एक रोहतक से फोन आया कि ओली बाबा काहे तरह से कर रहा बा, संविधान ना बुझेला का। हम कहीं बबुआ कह देला ओली बाबा तो बड़ा निमन शब्द बा, अल्ली बाबा का। अल्ली बाबा 40 तोड़ के कहानी पढ़ले रहनी सन कि अल्ली बाबा हुए, इनका कुछ पढ़े ना पढ़ी, एक बेर कह दिए खुल जा सिम सिम, हो गई सब चीज हो गई, खुल जा सिम सिम का ऐलान हो गई। इनका काहे पढ़े पड़ी। अरे प्रधानमंत्री भी ना जौन संविधान में लो नाक खुलावत रहला, वो संविधान में लिखल बा कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य होई तबे प्रधानमंत्री या मंत्री बनी, दोसर कोई ना। प्रतिनिधि सभा विघटन कर दिलक, कहाँ के प्रधानमंत्री हो और कहाँ के मंत्री लोग बा। अपने घर में अपने आग लगा देला। ये इतना चालाक लोग बाजे, अपने घर में अपने आग लगा देवे वाला कितना चालाक लोग। एक पाकिट फूट के 2 गो हो गए। अब ये गई रहलक धनगढ़ी तो प्रचंड जी के खूब गड़िए। एक दिन गला से गला मिलल, आज गड़ियावत। हमनी के से विरोध कर रहा बानी कि संविधान के 2 गो काम होला, सरकार के अधिकार के लिमिट करेला, एगो सीमा में बांध के रखेला, ओकरा जय मन करी हुए ना करी। राजा रामचंद्र के कोनो संविधान रहे, पढ़ले बानी रामायण में, अर्जुन के भी ना रहे, युधिष्ठिर के भी ना रहे। आधुनिक युग में कल्पना कई गई संविधान के, ऐसे जे मनमानी ना करो, जे संविधान में अधिकार देवल गेल बा उतने प्रयोग करियो, से बेसी अधिकार प्रयोग करे के नाम। इस संविधान के पूरा पढ़ जाए, कहीं भी संसद विघटन करे के अधिकार प्रधानमंत्री के लिखे, लिख ले नहीं। अब भाषा बदल दिले बा, पहले विघटन कैलक तो कहलक हम संविधान के धारा 76, 1, 7 और 85, 1 से विघटन कर देते। अब कहता ना, ये तो राजनीतिक कारण है, संवैधानिक कारण ना। काले राष्ट्रीय सभा में बोलल कि तो राजनीतिक कारण है, तो ओली जी के संविधान काहे चाहिए हो, काहे लिखला तो वो में लिखता विघटन करे के समय में राजनीतिक कारण से हम विघटन के दोसर दिन कहले हमर पार्टी हमरा के कामे नहीं करे दे। तोनी के 2 भाई में झगड़ा हुई तो पड़ोसिया के घर तोड़ देवा। प्रचंड ओली जी झगड़ा करिए
तो पड़ोसी के घर तोड़ दिलो कि आग लगा दिलो। ये लोग दो भाई झगड़ा के लखा सबके घर में आग लगा दी। ये बात के विरोध बा, एकरा सजाए होखे के चाहिए। अपना घर में झगड़ा करे, दोसर के घर में आग लगाइए, ओकरा सजाए कौन करी? ये जनता करी। वो खातिर जनता के हमने क्या जमा करनी है जे अपन घर तक तुरलक पड़ोसी के घर में आग लगेलक, एकरा के अब सजाए करे। आज 4 गो प्रधान न्यायाधीश लोग, भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश लोग कहता लोग कि संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री के संसद विघटन करे के अधिकारी नहीं के। तो ओली कहता कि तोनी के अदालत के डेरावता रहा। तो हम एक गो बात कहता नहीं अली बाबा से कि छोड़ दो, और कोई के संविधान ना पढ़े रे तो तू ही रात में उठ के पढ़ रहे, एक तो तोरा पता लगे। इस तरह से आज देश में हम संविधान के ना माने, कानून के ना माने हुए तानाशाही होला। संविधान के भीतर, संविधान और कानून के भीतर सबके रह पड़े, ना रहला तनाशा होला। रुआ अभी कॉल गया जाके हम धनगढ़ी में भाषण दिले, बड़ा लंबा भाषण दिले सुने। थारू के क्षेत्र में जाके भाषण दिले, जे रेशम चौधरी के नाम तना ले ले, यहाँ के थारू सब जेल में 12 दिन जाति के राजनीति करते। तो हम अपने नाम से निवेदन करें कि गांव में जाते हुए सब वोट मांगे तो कहें दूधू को पटिया काहे रखले बानी, एके में मिल जाए ना। कहते काहे 2 गो पार्टी एक पार्टी में मिल जाए, तो हमनी के तो मिल गई। अब टोनी के बाहर बा, अब जे ये पार्टी से बाहर बा, अब खड़ा होके गांव गांव में सदस्यता ली। और एक गो पार्टी बा मधेश के जनता समाजवादी पार्टी, सारा मधेश की वही पार्टी में आ जाओ। संपूर्ण जनजाति पहाड़ी सारा खातिर ये पार्टी बारी में विभिन्न पालिका से आए पार्टी के विभिन्न तबका। ये प्रधानमंत्री जी के जौन असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, प्रतिगमनकारी जौन इनका से काम भइल बा प्रतिनिधि सभा विघटन करके, ओकरे विरोध में ई जन प्रदर्शन और विरोध सभा। संविधान ई प्रधानमंत्री के ई अधिकार नहीं खे देवे, इस संविधान में व्यवस्था नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष के भीतर में प्रतिनिधि सभा विघटन कर सकता, ये अधिकार नहीं है। लेकिन ये प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा के आज एक किस्म के विघटन करके इस संविधान में जो प्रधान बा एकरा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कैले बा। संविधान में व्यवस्था बा कि जब तक संसद में प्रधानमंत्री देवे खातिर जब तक अवस्था बा, प्रधानमंत्री उस सदन विघटन करे के ओकरा अधिकार नहीं। वो अधिकार ई संविधान नहीं खे देले। अगर ई प्रधानमंत्री 2047 साल के ही संविधान पढ़ के ई 2072 के संविधान अगर विघटन कैले बारे तो हमारा कोनो कहे के बात नहीं। अगर इस संविधान पढ़ले रहते
तो इस संविधान कोनो भी हालत में ई नहीं के कहा कि देश के प्रधानमंत्री अभी के प्रतिनिधि सभा विघटन कर सकता, लेकिन विघटन हुआ। जब विघटन हुई तो संविधान के धारा 76(1)(7) के वो चर्चा कैले, संविधान के धारा 85 के चर्चा कैले। आज सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत जब जवाब मांगता कारण देखाओ में तो करल बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। हम पूछे के चाहता हूं कि जौन संविधान के धारा के उल्लेख करके इस प्रतिनिधि सभा तू विघटन कैला तो आज ये राजनीति कारण है। आज ये नेकपा के भीतर के निहायत पार्टी के झगड़ा में वो एक गुट के लेके आज ये प्रतिनिधि सभा विघटन हुई। ये विघटन करे के जौन काम भइल बा ये बिल्कुल रूप से ये असंवैधानिक काम है। बिल्कुल रूप से ये जनता के मत से दू बेर जौन संविधान सभा के चुनाव होके बनल संविधान के ओकरा के करीब करीब ओकर जौन औचित्यता बा एकरा पर प्रश्न खड़ा हुई। अभी की अवस्था बा संविधान के धारा 76(1) कह रहा बा कि बहुमत जौन पार्टी के नेता होई उ देश के प्रधानमंत्री हो। दूसरा करल बा एक दल ना होई तो 2-3 गो दल मिल के हो जाए तब वो संसदीय दल के नेता हो। तीसरा कहता जो सबसे बड़का पार्टी बा उ पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री हो। तीसरा कहता, चौथा बा जे ये अवस्था में भी नहीं हो तो सबसे कोई में प्रतिनिधि सभा में कोई नेता उ कहता जो हमारा पास बहुमत बा तो वो 30 दिन में अपन बहुमत शो करेगा, ओकरा भी प्रावधान बा। ये सब प्रावधान असफल भइला के बाद ही देश के जो प्रधानमंत्री होके वाला आदमी वो प्रतिनिधि सभा विघटन कर क्या ओली जी क्या वो सारा जो प्रक्रिया बा उस सदन में ले जाके अपन बहुमत दिखावे के या अन्य दल बनावे के सरकार बनावे के अवस्था में बा कि ना बा। तो ऐसे ये जनता के दिग्भ्रमित कई जाता, जनता के भ्रम में पारल जा रहा बा, जनता के गुमराह में पारल जा रहा बा। हमरा तो बड़ा अफसोस लगता, अफसोस ही लगता कि बहुत सारा नेता के हम देख रहा बानी भाषण, बहुत सारा नेता के अभिव्यक्ति आ रहा बा कि हामी जनता में गए का छौ, जनता ने नहीं निर्धारण करने हो कि जनता को अहिले को सरकार जनताबाट प्रमाणित भएर आएपछि मात्र तो वैधानिक छ कि अवैधानिक छ। हम पूछेका चाहतन कि अगर ये अवस्था जौन इस संविधान अपने के काहे प्रावधान रखल गई। माननीय लक्ष्मण जी है मंच पर बढ़े, हमनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है मंच पर बढ़े, ये लोग दू बार वो रहल बा सदन में। वो हमारा के यह रहे कि जब से सरकार बनेला उस सरकार वही समय से होकर काउंट डाउन शुरू होला कि सरकार 3 महीना चली कि 6 महीना की, 1 बरस की, 2 बरस। नेपाल के इतिहास में 2007 साल से लेकर अभी तक का इतिहास देखल जाओ तो कौन भी सरकार आज तक 5 बरस तक नहीं दे चलो। यही से इस संविधान में व्यवस्था कर गई कि अब कोई भी तानाशाह, कोई भी संकी, कोई भी व्यक्ति आप बहुमत होते हुए सरकार बने वाला अवस्था होते हुए वो प्रतिनिधि सभा ओकरा के भंग ना कर सकते। लेकिन एगो तानाशाही संकी के पागलपना के वजह कि आज इस प्रतिनिधि सभा तिजोल के अवस्था बा। पूरा मुल्क आज पोलराइज बा। कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ स्वार्थी व्यक्ति, कुछ स्वार्थी बुद्धिजीवी आज ही कह रहा बा कि संविधान में व्यवस्था तो कहीं ना कहीं तो छ। कहाँ व्यवस्था बा?
कौन जगह व्यवस्था बा इस देश के अपने देखे तो बहुत सारा बुद्धिजीवी, देश के बहुत सारा कानून के ज्ञाता, देश के बहुत सारा जौन अगुआ बा, राजनीतिक दल के नेता बा, आज उ कह रहा बा कि असंवैधानिक कदम बा। सब लोग इवेन सर्वोच्च अदालत के 4 प्रधान न्यायाधीश आके सामने आके जे ई कदम प्रधानमंत्री का संवैधानिक बा, ई कतई एकरा के जस्टिफाई नहीं के कल जा सके। तो पता चले में हंसावे वाला सिर्फ काम कर रहा है। ऐसे एगो पार्टी के गुट के लेके पूरा देश के आज ई अवस्था में पुगाए वाला, देश के आज अर्थव्यवस्था के चल आज जानकर कांडे कांड के ई सरकार हलवा कौन कौन कांड होइल बा ओकरा में हम ज्यादा चर्चा करेगा नहीं की चाह। देश के यह आर्थिक अवस्था ऐसा बर्बाद करे वाला एक ही पीरियड के कहा जाओ तो एक कलंकित पीरियड कुछ 5 गते के हमरा लगता कि नेपाल के इतिहास में ही एक काला दिन के रूप से जानल जाए कि इतना बड़ा ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी के सरकार के नेतृत्व करे वाला अपने सरकार ओकरा के भंग करके अपने प्रतिनिधि सभा भंग करके आज इस देश के परिस्थिति में ले जाए वाला केपी ओली इस देश के कलंकित प्रधानमंत्री के रूप से जानल जाए। आज की अवस्था ही बा, आज की अवस्था ही बा, हमनियों के विडंबना बा। ई विडंबना का बा कि देश में निश्चित रूप से ई जौन अपराध के घटना भइल बा, ई अपराध में सिर्फ ओली जी ही भागीदार नहीं थे। पूर्वता माननीय लक्ष्मण जी कही है कि वो जौन संवैधानिक पद पर नियुक्ति भइल बा तो में बहुत सारा हिस्सेदारी देउबा जी के बाद। दुर्भाग्य बा कि देश के सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जौन प्रतिपक्ष के जौन पार्टी बा आज भी वो नीति स्पष्ट नहीं थे। चुनाव भय पची हमी जांच हो। हम पूछे के चाहता नहीं कि अगर आए वाला दिन में कोई सन की शासक, कोई सन की तनाशा वो चाहता कि 2 बरस बीतला के बाद अगर सदन प्रतिनिधि सभा डिजोल्व कर दी तो ओकरा के वैधता मिली कि ना मिली। तो आज जौन संविधान में व्यवस्था बनी रहे कि इस संविधान के तहत प्रतिनिधि सभा के पदावधि 5 बरस हुई तो ओकरा ओकर जौन ओकर संविधान के जौन प्रावधान में ओकर का हाल हो। तो ऐसे इस सारा चीज के आज के दिन में सोचे के बाद कि 2 बार संविधान सभा से बनल संविधान निश्चित रूप से कह जाओ तो बहुत सारा में असंतुष्टि बा। हमनी के संविधान अपूरो बा, अधूरो बा, कुछ कमी कमजोरी बा जौन आज भी हमनी के ओकरा के मांग खातिर हमनी के विरोध प्रदर्शन जारी बा। लेकिन यह संविधान में अपने के संघीयता बा, यह संविधान में अपने के गणतंत्र बा, यह संविधान में अपने के समानुपातिक समावेशिता बा, यह संविधान में बहुत सारा अधिकार के सुनिश्चितता बा। हर अधिकार के लिए हमनी के संघर्ष जारी बा। कल्पना करी कि देश में गणतंत्र लियावे खातिर, संघीयता लियावे खातिर, समानुपातिक समावेशिता खातिर बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स बा, मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए बहुत लोग इस मुल्क में शहादत दे, वो भी एक संविधान में बा। वो प्रावधान ये बहुत सारा दल के बीच के गुट में ये डाइजेस्ट नहीं के हो। कुछ लोग के बा कि संघीयता ई देश के बोझबा एकरा के समाप्त कइल जा, कुछ लोग के बोझबा कि देश में समानुपातिक बात एकरा के समाप्त कइल जा। इस संविधान में बहुत सारा प्रावधान है। कुछ लोग के ऐसे भी बा कि गणतंत्र देश के लिए बोझ बा। हम पूछे का चाहता नहीं कि आज के दिन में इस सारा जो प्रावधान बा बहुत सारा आज देखा नहीं। हम जुलूस भी कुछ राप्रपा पार्टी जैसे लोग, पार्टी में रहने वाला कुछ नेता लोग आज ही गणतंत्र ना चाहिए, इस संघीयता ना चाहिए, इस परिवर्तन ना चाहिए, कुछ कह रहा बा। ओली जी के काम से व्यवस्था सिर्जना भइल बा। ऐसे
एगो पार्टी अपना एगो झगड़ा लेके जब ही पता लग गई कि हमर कुर्सी चल जाई, ई जब पता लग गई कि हमरा के पार्टी के भीतर में हमरा के हटा के निश्चित हो गई, तो ऐसा कुकर्म करे वाला देश के प्रधानमंत्री के पी ओली आज प्रतिनिधि सभा विघटन इस देश के हमने के लिए दुर्भाग्य। हम पार्टी समावेशता सब निकाय में होके के चाहिए, महिला के, दलित के, मुस्लिम के, उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार होके के चाहिए, वो संघर्ष जारी बा। आज भी हमने के मांग बा, आज भी हमने के मांग बा कि जनसंख्या के आधार पर हर एक जैसे जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होके के चाहिए, वो हमने के अपूरो अधूरो में बा। लेकिन एकरा नाम पर अगर संघीयता के गला घोटल जाता, गणतंत्र के गला घोटल जाता, समानुपातिक समावेशता के गला घोटल जाता, धर्मनिरपेक्षता के गला घोटल जाता, ये हमने के बर्दाश्त ना हो। हमने एकरा के सह ना सकता नहीं। ऐसे आए वाला दिन में हमने के सामने विकल्प यह बा कि संविधान के रक्षा करत हुए, इस प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करत हुए हमने के आगाड़ी बढ़े के आज क्या आवश्यकता बा। जसपा पार्टी आज ई मुल्क के वैकल्पिक शक्ति बा। ई जसपा पार्टी आए वाला दिन में ई प्रदेश 2 में नहीं, सिंह दरबार में भी अपन शासन स्थापित करे के हैसियत रखता। ई जश्न के आर्टिफिशियल किस्म से, अलोकतांत्रिक किस्म से बिना अपने के देखल जाओ तो जगह जगह पर बिना कोनो अपने के दोनों तर्क, बिना तर्क के, बिना रीजन के जौना हिसाब से लोग के नेता प्रस्तुत हो रहा बा। आए वाला दिन में उहे हाल होई। आज भी केपी ओली जी के लोग यह देख रहा बा कि एगो पार्टी के निहायत ग्रुप के टीम, एक टीम के लेके आज इस देश में जौना किस्म के वितरना मचा रहा है, वो निश्चित रूप से नेपाली जनता के हमनी के ही कोनो किस्म से एकरा के स्वीकार ना हो। ऐसे आए वाला दिन में हमने अपने सबके सहयोग से निश्चित रूप से कल के दिन में भी वीरगंज के आंदोलन, वीरगंज के संघर्ष, वीरगंज के जितना भी हमनी के कार्यक्रम कैले बानी उदाहरणीय रहल बा। आज के जो उपस्थिति बा अपने सबके ये भी उदाहरणीय बा। ये भी अपने के ये उपस्थिति दिखा रहा बा कि आए वाला दिन में केपी ओली का संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिगमनकारी जौन नीति बा, जौन ई प्रतिनिधि सभा के विघटन बा, एकरा के लिए जोरदार किस्म से एकर विरोध करी आ होई। यह जो सब कहत अपने सबसे हम विदा लेने के चाहता नहीं। धन्यवाद। जय मले। समिति के सदस्य लोग आज वहाँ के टीका लगा के आज पार्टी में प्रवेश करा रहा भाई लोगन। वहाँ के साथ में आज देश भर में हर शहर में, हर जिला में आज केपी ओली का प्रधानमंत्री जी के सिफारिश में जो राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, उसके विरोध में विरोध सभाएं हो रही हैं। यह विरोध सभा क्यों? हम लोगों ने तो जब यह संविधान जारी किया जा रहा था, संविधान जारी करते वक्त संविधान में बहुत सारा त्रुटियां रही है। हम लोगों का अपना फर्क धारणा है। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, समावेशिता, पहचान की मान्यताएं, इन सभी सवालों पर हम लोगों का गंभीर मतभेद रहा है, अपना फर्क विचार रहा है। लेकिन संविधान के माध्यम से ही इसे संशोधन करते हुए
इसे परिमार्जन करके, इसका करेक्शन करके जो त्रुटियां हैं उन्हें हटाने की आवश्यकता और उस लोकतांत्रिक विधि और प्रक्रिया की ओर हमारी पार्टी चुनाव के माध्यम से संसद में और संसद के साथ साथ सड़क में भी हम लोगों ने आवाज उठाई। तो फिर केपी ओली ने उसी संविधान का उल्लंघन किया। तो एक सवाल है कि भाई तुम्हें क्या आपत्ति है, तू तो मानता ही नहीं था। संविधान उल्लंघन किया, जो संविधान में कहीं कोई अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री को कि वह संसद भंग कर सके। इससे पहले के संविधान में 2047 के संविधान में ऐसा प्रावधान था। गिरिजा प्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी प्रधानमंत्री होते समय में संसद को भंग करके निर्वाचन की बात की। कई मुल्क में ऐसा प्रावधान है भी, लेकिन जो संविधान सभा के द्वारा घोषणा करवाया गया, उस संविधान में भी तो वो ही थे हटा करता, एक एक लाइन जोड़ देते तो हो जाता और आसान हो जाता कि ओली ले चाहे तो मिला जेपने विघटन करना सकने आगे रख देता तो कितना आसान होता। वो प्रावधान तो नहीं रखा, इसलिए संविधान में जो अधिकार दिया ही नहीं गया है, उस अधिकार को प्रयोग करके जनता, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा को भंग किया गया। भंग क्यों किया गया? तो प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि हमारे पार्टी में, यानी प्रधानमंत्री जी के पार्टी में 2-3 तो नेता लोगों ने झगड़ा करने लगा, इसलिए प्रतिनिधि सभा भंग कर। पार्टी में 2-3 नेताओं के बीच में झगड़ा हुआ तो उसमें जनता का क्या दोष? सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता के अधिकार को कुंठित करने का हक के भी ओली को नहीं। उन्हें पार्टी के अंदर झगड़े मिलाते ना। फिर बातें आई कि मतलब सरकार चलाने दिए ना, तो सरकार कौन चला रहा था? केपी ओली लाई सरकार चलाने दिए को दिए न बने तो सरकार चलाए को कस लेते। यानी सही बात क्या है कि केपी ओली अपने पार्टी को व्यवस्थित करने में भी असक्षम रहे और सरकार चलाने में भी असक्षम रहे। पार्टी और सरकार दोनों चलाने में असक्षम रहे और फिर भी ये असक्षमता के चलते इन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, ऐसा हमें नहीं लगता है। इन्होंने जो मधेश जन विद्रोह, जन आंदोलन और सशस्त्र विद्रोह जैसे विद्रोहों का, आंदोलनों का जो उपलब्धियां हैं, संघीयता, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक अधिकार जैसे जो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता है, इसे समाप्त करने का साजिश के तहत प्रतिनिधि सभा को बनती है। घर में आग लगा के चलने वाले लोग नहीं होते, लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने संघीयता और गणतंत्र को, समावेशिता को समाप्त करने के लिए
प्रतिनिधि सभा को भंग किया। और इनके यही नहीं रुकने वाले हैं। इनका अगला टारगेट प्रदेश सभा को भंग करना और देश में इमरजेंसी लगाना और इसके साथ साथ जो वर्तमान संविधान है उसे बर्खास्त करके मुल्क को पीछे एक तानाशाही व्यवस्था के तरफ, एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरफ मुल्क को धकेलने का, पीछे ले जाने का जो इनका साजिश है, उस साजिश का पहला कदम प्रतिनिधि सभा का बजटन बंद करना है। और ये प्रतिनिधि सभा का विघटन असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है और ये उनका कदम प्रतिगमनकारी कदम है। इन्हीं अलोकतांत्रिक और प्रतिगमनकारी कदम को खारिज करने के लिए यह देश भर में विरोध आंदोलन और सभाएं और जब तक ओली का सरकार रहेगा लोकतंत्र पे खतरा रहेगा। ये कार्य ओली ने कोई नया कार्य नहीं किया प्रधानमंत्री ने, ऐसा कार्य तो पहले भी हो चुका है। 2007 साल में राजा त्रिभुवन ने भी संविधान का कार्यान्वयन नहीं किया। उन्होंने संविधान सभा का निर्वाचन नहीं करवाया। फिर 2017 साल में राजा महेंद्र ने भी संसद को, जनता द्वारा निर्वाचित संसद को बंद करके और देश में जो है निरंकुश शासन प्रणाली कायम किया। फिर बाद में राजा ज्ञानेंद्र ने भी बाधा अड़काव भुगाव के नाम पे संसद और सरकार भंग करके अपना हुक्मी शासन को लादने का कोशिश किया। आज वही काम, उसी पद चिन्ह पे चलते हुए वही कार्य आज केपी शर्मा ओली ने किया। यानी केपी शर्मा ओली नाम का सिर्फ मुखौटा, ये चेहरे को ढकने वाली मुखौटा कम्युनिस्टों का लगा है और मुखौटा के अंदर का चेहरा रॉयलिस्ट है, प्रतिगमनकारी का चेहरा है और वो असली रूप उनका कि लोकतंत्र पे उनका विश्वास नहीं है। और आज यह केस, यह मुद्दा सर्वोच्च अदालत में बहस के विषय है, वहां बहसें हो रही। ओली जी पहले कहते थे कि समय सेटिंग मिल ही सके कुछ कांग्रेस को देगा अनि दरबार अनि ओली अदालत सेटिंग हो सके। लेकिन जब जनता का लहर आगे आने लगा, जब 4 भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने कहा कि खबरदार यह असंवैधानिक गैर लोकतांत्रिक पक्ष में अदालत में जाए, तो ओली घबरा गए कि ये चेन सेटिंग टूट रहा है। तब वो घबरा करके उन न्यायाधीशों को गालियां देना शुरू कर दी और न्यायालय को धमकाने की काम करना शुरू कर दिया। किसी भी मुल्क में लोकतंत्र का खतरा सामने जब आए तो सबसे पहला कार्य होता है न्यायपालिका को कमजोर कर देना और उसे प्रभावित करना। आज केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री होकर के
न्यायाधीशों को, न्यायालयों को धमकी दे रहा है। और कहा पूर्व प्रधान न्यायाधीशों को कह रहा है कि उसको संविधान नहीं आता। जो न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बना उनको संविधान नहीं आता है। संविधान पढ़ना इसके जानने का ज्ञान एक ही आदमी को है इस देश में, वो है केपी ओली, जिन्होंने कभी संविधान देखा ही पढ़ा ही नहीं हो, संविधान समझता ही ना हो। वो कहता है केवल अभी को आता है संविधान पढ़ना। और ये स्पष्ट है कि ये जो केपी ओली की सरकार है, देश को लोकतंत्र का हत्या करके वो तानाशाही की ओर ले जा रहा था। लेकिन एक और ताज्जुब की बात है कि नेपाली कांग्रेस के मित्र लोगों को क्या हो गया है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं से, उनके मित्रों से हमारा आग्रह है, आप याद कीजिए गणेश मान सिंह को, याद कीजिए सुवर्ण शमशेर को, कृष्ण प्रसाद भट्टराई को, बीपी कोइराला को, सूर्य प्रसाद उपाध्याय को, और जिन्होंने लोकतंत्र के लिए जीवन भर लड़ा, कभी किसी तानाशाह को समर्थन नहीं किया। लेकिन आज की कांग्रेस सेटिंग का कांग्रेस हो गया ओली के साथ। वो 2-4 नियुक्तियां के लिए सेटिंग हो रहा है और लोकतंत्र की गला घोट रहा है। और कुछ कांग्रेसी साथी लोग थपड़ियां बजा रहे हैं कि भाई अब आने वाली अपनी बारी है। एक कांग्रेसी नेता को तो कहते हुए हमने सुना कि भाई 2-3 महीने की बात तो है, ये सभी सत्ता अपना ही हाथ में आने वाला है। कांग्रेस के हाथ में सभी सत्ता आ जाए ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? शायद इनको लगता होगा कि बैसाख में चुनाव हो जाए। ओली चुनाव करवाने वाला नहीं है और न चुनाव कराएगा। फिर पीछे पीछे लगने से क्या फायदा? गांव देहात में कहावत है, एक सांड के पीछे सियार पीछे पीछे जा रहा था, वो गिरेगा तो खाएगा, गिरेगा तो खाएगा। कांग्रेस का हाल यही सियार के जैसा हो गया, वो गिरने वाला नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए और ये ओली का निरंकुशता के विरुद्ध में और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने का एक ही रास्ता है, ओली तंत्र कांड, लोकतंत्र का रक्षा। यानी ओली को सिंह दरबार से बाहर सड़क पर फेंकना और लोकतंत्र का रक्षा करना, ये कही रहा और इस कार्य के लिए सभी शक्तियां, सभी लोकतांत्रिक शक्तियां, सभी परिवर्तनकारी शक्तियां, सभी क्रांतिकारी शक्तियों को एक साथ लोकतंत्र के संघीयता के परिवर्तन के रक्षा के लिए आगे बढ़ना, एकताबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। बड़े बड़े तानाशाह इसे मिट्टी में धूल में मिट गया है। अगर जोर से धक्का दिया जाए तो ये ओली किस खेत के मूली है, ये टिकने वाले नहीं है। ओली ने ऐसा कदम, गलत कदम उस वक्त चलाया जब देश में कोरोना का महामारी से आक्रांत है पूरी दुनिया और देश का अर्थतंत्र चौपट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। आज की आवश्यकता क्या थी? जनता ने जो बहुमत दिया कम्युनिस्ट पार्टी को, शायद जनता यह सोच रही होगी कि बहुमत का सरकार नहीं बना हुआ कभी इधर,
इसलिए देश में राजनीतिक अस्थिरता रहा और तरक्की, आर्थिक रूप से तरक्की नहीं कर पाए। बहुमत, अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकार बनी। सभी लोगों को ये आशा थी कि अब आर्थिक विकास होगा, किसानों का, कृषि का आधुनिकीकरण होगा और किसान के लिए, मजदूरों के लिए अच्छे दिन आएगा। ओली आते ही क्या किया? किसानों के लिए मल खाद का भी व्यवस्था नहीं किया। इस बार कहता एक कंपनी ने ठेका दिए को तेले ढांटे, ठेका दिए को ढांटे हो तो राज्य के घर में बसे बसे ढांटे हो। आज गन्ने के किसान लोग काठमांडू के ठंड सड़क पे आज संघर्ष कर रहे हैं। केपी ओली के सरकार ने किसानों का उसका अपना न्यायोचित मूल्य तक दिलाने में असफल रहा। क्यों असफल रहा है? क्योंकि ये ओली और सरकार और मिल मालिक मिले हुए हैं, किसान और मजदूर पिछाते जा रहे हैं। आज बहुमत की सरकार होने से यह सोचती कि अब उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा। बीरगंज के लोगों को भी आशा होगा कि अब ये चीनी मिल चालू होगा, कृषि औजार कारखाना का चालू होगा और सब काम होंगे और करने का वक्त भी यही था। लेकिन उन्होंने आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार करने के बजाय क्या किया? उन्होंने पार्टी को तोड़ने के लिए अध्यादेश लाया। उन्होंने संवैधानिक निकाय को कब्जा करने के लिए अध्यादेश लाया। उन्होंने अध्यादेश के माध्यम से देश चलाने की गैर लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाया। उन्होंने प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन चल रहा था, काफी कार्य करना बाकी था, वो अचानक प्रतिनिधि सभा को अंत कर दिया। हाल ही में आकर के आज ही कल की बात है, राष्ट्रीय सभा में लोगों ने प्रश्न उठाया तो उनका जवाब देने के लिए ओली को आगे बढ़ना चाहिए था। उन्होंने देखा कि ये राष्ट्रीय सभा में भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन ही अंत कर दिया 2 दिन में। यानी केपी ओली को संसदीय व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है जो उन्होंने लाया है। वैसे भी यह प्रणाली में नेपाल में इसे परिवर्तन होनी चाहिए, इस पक्ष हम लोग आए हैं फिर भी। लेकिन जब पार्लियामेंट चल रहा हो, पार्लियामेंट को हठात अंत करके अध्यादेश लाने का अर्थ होता है कि जनता के प्रतिनिधि संस्था, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता के प्रतिनिधि संस्था को उसे अंत करना, उसे समाप्त करना और अपनी तानाशाही, अपनी महत्वाकांक्षा, एक नस्लवादी चिंतन के आधार पर अपनी एक तानाशाही व्यवस्था को की ओर ले जाना, यह प्रयास किया जा रहा है। और सर्वोच्च अदालत का, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह मसला राजनीतिक मसला है। संविधान का धारा प्रयोग वो संवैधानिक भी है, लेकिन मूलतः यह समस्या राजनीतिक है और इसका भी समाधान राजनीतिक ही होना चाहिए। कभी भी दुनिया में राजनीतिक समस्या का समाधान कानूनी समाधान से हल नहीं हुआ है। राज्य इसका समाधान ओली के जो प्रतिगमनकारी कदम है, जो असंवैधानिक कदम है, इसका
खारिज करना और होली को जो है सत्ता से बाहर करना ही इस समस्या का समाधान है। नेपाली कांग्रेस को इसमें ध्यान आने वाला ये यह मत सोचे कल चुनाव होगा और होली उनको आसानी से दे देगा, यह बहुत बड़ी भूल होगी। और इतना ही नहीं, होली तंत्र आते ही मुल्क में सुशासन के बदले कुशासन चलने लगा। निर्मला पंत की हत्या से लेकर के काफी महिलाओं की हत्या अन्याय हुआ है, क्राइम का रेट बढ़ा है। और इतना नहीं, कई तरह के भ्रष्टाचार का कांड सामने आया है। आपने सुना होगा वाइड बॉडी कांड, ये मेडिसिन खरीद में ओमनी कांड, ये टेलीकॉम कांड, ये एनसेल कांड, ये नेपाल ट्रस्ट का यति कांड, यह सारा कांडे कांड से होली का समय कांडे कांड से भरा हुआ समय रहा। उन्होंने लोकतंत्र के बदला लूट तंत्र और कमीशन तंत्र को बढ़ावा दिया। इसलिए होली का शासन कुशासन रहा है और इनका हमेशा प्रयास रहा कि संघीयता को समाप्त करना। संघीयता का समाप्त करने की साजिश भी देखी जा रही है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का जहां जहां बहुमत रहा है, प्रदेश का नामाकरण भी देखिए कैसे किया है। प्रदेश का नामाकरण वहां के पहचान के आधार पर होना चाहिए था। वहां की जातीय पहचान, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक पहचान भाषिक आधार पर होनी चाहिए था। जैसे भारत में बंगला भाषा भाषी के क्षेत्रों को बंगाल नाम दिया गया, नागा जाति की बसवास वाले क्षेत्र को नागालैंड कहा गया, आसामी समुदाय के लोगों के बसवास के क्षेत्र को आसाम कहा गया, झारखंड में रहने वाले लोगों को झारखंड लोग रहने वाले लोगों को आदिवासियों को झारखंड कहा गया। लेकिन दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ है वो यहां होली के यहां हुआ। यहां प्रदेशों का नामकरण कैसे किया गया? बागमती प्रदेश। भाई ये बागमती, दुर्गंधित बागमती का कौन सा राज्य है, किधर है? तो वहां लाया नाम गंडकी प्रदेश, तो कर्णाली प्रदेश। राजा महेंद्र ने भी ऐसा किया था। कोसी अंचल, मेची अंचल, बागमती अंचल, नारायणी अंचल, यानी नदी के नाम पर अंचल का नामकरण राजा महेंद्र ने किया। और राजा महेंद्र के ही पद चिन्ह पे चलने वाला केपी ओली ने भी प्रदेश का नाम बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, नारायणी प्रदेश, गंडकी प्रदेश किया। उसका क्या पहचान है? भारत में भी अगर एक दो होली पैदा हो गया रहता तो गंगा प्रदेश होता, जमुना प्रदेश होता, ब्रह्मपुत्र प्रदेश होता, जितने नदियां हैं उन्हीं का प्रदेश होता ना। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। यह एक साजिश रहा है कि जो मधेश आंदोलन, मधेश जन विद्रोह, जन आंदोलन लगायत के संघर्ष से जो उपलब्धियां हुई है उसे खत्म करने का साजिश के तहत यह नामकरण भी ऐसा ही हुआ। और इन्होंने जो कानून बना लाया है, मैं ये लोकतंत्र के विरुद्ध में प्रेस आइन लाया था संसद में, जिसका काफी विरोध हुआ।
सुरक्षा संबंधित आइन लाया, निरंकुश बनने के लिए, प्रेस स्वतंत्रता को संकुचित करने के लिए उन्होंने आइन लाया था। इससे भी नियत साफ था कि केपी ओली जो है वह लोकतंत्र को समाप्त कर, संघीय गणतंत्र को समाप्त कर एक निरंकुशता की ओर ले जाना चाहिए। इससे भी स्पष्ट रहा। कुछ लोगों ने, कानून के विद्वानों ने भी कहा है, सुनिए कभी कभी कोई बोल रहा है कि भाई केपी ओली का बहुमत का सरकार है, अगर बहुमत का सरकार कह दे कि हम सरकार नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी का सरकार है और वह पार्टी कहे जो हम सरकार नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? प्रधानमंत्री कहे सरकार चलाएंगे तो क्या होगा? तो ये सीधी सी बात है, उन्हें प्रधानमंत्री पद से राजीनामा दे देना चाहिए और संसद को सरकार बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर उससे भी अगर संतोष ना हो तो कमंडल लेकर के बनारस की ओर चले जाना चाहिए, वहां शांति प्राप्त होते, कम से कम सरकार नहीं चलाना पड़ता। प्रधानमंत्री अगर सरकार नहीं चलेगा, दूसरा प्रधानमंत्री चलाएगा। ये सीधी सी बात है। और ये आंतरिक पार्टी के आंतरिक झगड़े के चलते जो कहा गया है ये किए हैं, ये भी गलत है। और एक सबसे बड़ी एक और भी बातें हैं कि संसद भंग करने के बाद सरकार क्या होता है, वह चुनाव घोषणा हो जाने के बाद, संसद भंग करके चुनाव घोषणा हो जाने के बाद वह सरकार चुनावी और काम चालू सरकार होता है, काम चलाओ सरकार होता है। निर्वाचन घोषणा के बाद चुनावी सरकार हो जाता है। वो चुनावी सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, इससे भी इसका नियत जो है वह साफ होता है, क्लियर है कि वह लोकतांत्रिक विधि प्रक्रिया को मानता ही नहीं। और जो अभी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है वह भी असंवैधानिक और अनैतिक है। और इतना ही नहीं, ये तो हम लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा केपी ओली का राइट हैंड, केपी ओली का बहुत बड़ा सलाहकार है हमारे पूर्व सभामुख सुभाष नेवान जी। उनका एक टेप रिकॉर्ड बज रहा है मोबाइल सब में, घर घर में। उन्होंने क्या कहा था कि यह संविधान ने संसद भंग करने का रास्ता बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री को जब इच्छा हो संसद भंग नहीं कर सकता है, उन्होंने बोला। आज के जो महान्यायाधिवक्ता जी हैं उनका भी टेप आ रहा है बोला हुआ कि संसद भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है। तो आज फिर कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो किया वो सही किया? कल बोली एक और आज बोली दूसरा। शायद कुछ डर गया होगा, अपने भाई भतीजे को भी मंत्रिमंडल में रखा, कहीं निकाल ना दे, इसलिए बोल रहा होगा कि संसद भंग करने का अधिकार नहीं है। वो बातें सही है, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है। कल पहले उन्होंने बोला है और ये बात सही है कि संसद अभी भी जीवित है, क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से भंग किया हुआ संसद भंग नहीं होता। तो इसे क्या करना चाहिए?
तो हम लोगों ने सभामुख को आग्रह किया था, ऐसी परिस्थिति में संविधान का धारा 103 है, जिसके तहत सभामुख संसद को बुलाकर, अधिवेशन बुला करके राष्ट्रपति को जानकारी दे सकते और संसद को बुलाया गया। ऐसा हुआ है श्रीलंका में भी, जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार होते हुए भी जब संसद भंग किया तो सभामुख ने संसद बुलाया अधिवेशन और उस सरकार को बर्खास्त किया और दूसरी बहुमत का सरकार बना जो मान्य हुआ। परंपरागत संसदीय प्रणाली में खास करके जो ब्रिटिश मॉडल का संसदीय प्रणाली है, वहां उसमें प्रधानमंत्री को अधिकार दिया जाता है, लेकिन 2019 में आकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी एक लॉ पास किया कि 2 ही अवस्था में संसद भंग किया जा सकता है। एक अवस्था जब 2/3 सांसद यह लिख करके दे कि यह संसद भंग होनी चाहिए तो संसद भंग हो जाता है, और दूसरी अवस्था जब तक सरकार बनने की संभावनाएं हैं तब तक संसद नहीं भंग की जा सकती। यानी संसद जब सरकार बनाने में सक्षम न रहा हो तभी संसद भंग किया जा सकता है। और इस संविधान में तो प्रधानमंत्री को ये स्वेच्छाचारी कोई अधिकार ही नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री भी संसदीय प्रणाली के इसकी मर्यादा, इसका नीति, इसका मूल्य और मान्यता के विपरीत इनका कार्य रहा है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्रों को उत्तेजित करने के लिए, क्या करने के लिए बड़े राष्ट्रवादी उनके चलते थे। जब मधेश आंदोलन हो रहा था तो पहाड़ में उन्होंने मधेश विरोधी, भारत विरोधी राष्ट्रवाद का नारा दिया। महाकाली का तो राष्ट्रवाद का नारा आया। आज वही ओली है जिनका सभी राष्ट्रवाद खत्म होकर के नेपाली में कहता है ना, लंपसारवाद हो गया। राष्ट्रवादी नहीं, लंपसारवादी हो गया है। अब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये नकली राष्ट्रवादी का भूमिका, इनका असली चेहरा, इनकी जो है राष्ट्र विरोधी चेहरा आज सामने है दुनिया में। और आज ये होली के कारण आज देश नेपाल बड़े बड़े शक्तियों का खेल का मैदान बनते जा रहा है। आंतरिक रूप में बहुत सारे बातें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा। आज आता है यो नाका वड़क सिरो, यो प्लेन वाला आयो तो प्लेन वाला करो। ये लोग जो आते हैं बाहरी शक्तियां, केपी ओली के साथ ये कोई चाय नाश्ता करने के लिए नहीं आते। नेपाल के आंतरिक स्थिति में निश्चित रूप से अपने अपने प्रभाव को ही प्रयोग करने आते हैं। इसलिए केपी ओली हमारे कहने का जो राष्ट्रवाद का, जो नस्लवादी राष्ट्रवाद का
जो मुखौटा पहना हुआ था, आज उनका असली चेहरा सामने है। यह राष्ट्रवादी नहीं, यह राष्ट्रघाती है। यह राष्ट्रघाती कौन है? केपी ओली। इस हालत में भी हमारे नेपाली कांग्रेस के मित्र कहते हैं, चुनाव की बात करते हैं। नेपाली कांग्रेस ने भी 30 साल तक पंचायत का चुनाव राजा ने करवाता ही थाना क्यों नहीं भाग दिया? पिछली बार में भी राजा ज्ञानेंद्र ने भी चुनाव करवाया। क्या ऐसे चुनाव में भी भाग लोगे? जो चुनाव होने ही वाला नहीं है और जो लोकतंत्र की गला घोटने के बाद जो निर्वाचन होगा वो लोकतांत्रिक निर्वाचन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले केपी शर्मा ओली के द्वारा जो गैर लोकतांत्रिक और संवैधानिक कदम उठाया गया है उसे पहले खारिज करो। और उसे खारिज का अर्थ है प्रतिनिधि सभा का पुनर्स्थापना। प्रतिनिधि सभा का पुनर्स्थापना होते ही यह असंवैधानिक कदम, यह प्रतिगमन का खात्मा होगा और लोकतंत्र का प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। निरंकुश प्रणाली को खत्म किया संघर्ष के द्वारा। आज आवश्यक है